नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोरोना से मुकाबला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज कहा गया है कि 20 दिनों में मामले संभले हैं। 15 राज्यों में 1000 से 5000 केस प्रतिदिन अब आ रहे हैं। एक्टिव केस अब 8.84% हैं। 24 राज्यों में हफ्ते भर से एक्टिव केस में कमी आई है। और इस प्रेस वार्ता में कल एनडीटीवी पर दिखाई गई खबर के सवाल भी, उसका जवाब भी मिला है। कल ही हमने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर दिखाई थी कि कैसे यहां पर जो सिद्धार्थनगर है वहां पर 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन्स की दोनों डोज दे दी गई और इस पर वीके पॉल ने आज कहा है कि प्रोटोकॉल क्लियर है, पहली वाली की ही दूसरी डोज देनी चाहिए, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अगर लग जाए तो एडवर्स इवेंट नहीं होता है, साइंटिफिक ओपिनियन को देखना होगा। अपील यही है कि जिसका पहला डोज हो उसी का दूसरा डोज भी हो। और अब खबर है मध्य प्रदेश के सतना से, जहां इस महामारी के दौर में लोग फायदा उठाने और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। महाराष्ट्र में बिना सफाई के टेस्ट किट बनाने की तो आपने तस्वीरें देखी थी। अब मध्य प्रदेश के सतना में इस्तेमाल हुई पीपीई किट गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। ये पीपीई किट कहाँ है, यही है क्या? कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सतना में बड़खेरा के इस इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता था। लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगता है कि कर्मचारी पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते थे। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किए जाने का आरोप है। बड़खेरा गांव है मरपाटन रोड पर, वहां पर प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। एनडीटीवी को एक खत भी मिला है जो साबित करता है कि पिछले साल भी कंपनी पर ऐसे आरोप लगे थे। पहले ये पता तो लगे क्योंकि कौन दोषी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको ये तो आया नहीं सामने अभी कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो ये सब तो जांच का विषय है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का संचालन वर्ष 2006-07 से हो रहा है। यहाँ इन दिनों विंध्य क्षेत्र के अलावा लगभग 1 दर्जन जिलों से मेडिकल वेस्ट मंगाकर कथित रूप से डिस्पोज किया जाता है। गांव वालों का ये भी आरोप है कि प्लांट में मेडिकल वेस्ट को गलाने का काम प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन से नहीं हो रहा, जिससे पूरे गांव में बदबू फैलती है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक मेडिकल वेस्ट को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह और भी कई जिलों से मंगवाते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तेमाल पीपीई किट को वहीं भेजा गया होगा। चूँकि इस्तेमाल के बाद पीपीई किट को कई बार काटा नहीं जाता, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, वाकई में ये जो खबर ऐसी है कि वाकई सवाल उठते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, और आपकी इस रिपोर्ट से एक सीख ये मिलती है कि भाई पीपीई किट अगर कोई फेंक रहा है तो उसको काट दे। लेकिन ये और जिलों में भी हो रहा होगा और बेचे भी जा रहे होंगे, कितने लोग संक्रमित इससे हो रहे होंगे। ये सिर्फ कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि जांच हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब क्या हो सकता है? और बिल्कुल निधि, क्योंकि अगर आप देखिए कि जितने भी मेडिकल का कचरा होता है, इसके निष्पादन की या इसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, जो राज्य का और जिले का प्रशासनिक महकमा है उसका भी होता है। 2020 में नवंबर में भी इस सेम कंपनी और इसी फैक्ट्री के खिलाफ खुद सीएमएचओ ने शिकायत की थी। गांव वालों का कहना है कि साल भर अनियंत्रित तरीके से और सारे मापदंडों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। दुर्गंध से परेशान रहते हैं, इंसुलेटर ठीक से नहीं लगा हुआ है, धुआं उनके घरों तक जाता है, इसकी वजह से उनको परेशानी होती है। बावजूद इसके किसी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया। अब दोबारा जब इसका वीडियो वायरल हो रहा है तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम गई है, जांच होगी, उसके बाद हम पता करेंगे कि ये कहाँ कहाँ गया। आप देखिए कि इसमें तत्काल प्रशासन को ये सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए था कि पहले तो फैक्ट्री सील हो जाए, कहाँ कहाँ माल गया है उसको वापस बुलवा लिया जाए। लेकिन इतने आराम से बात कर रहे हैं कि ठीक है कहीं गया होगा, उसके बाद हम जांच करा लेंगे, देखा जाएगा कि अगर कहीं गया है तो कार्रवाई होगी।
इतने दिनों से सीएमएचओ ने अगर पिछले साल नवंबर में लिखा था, उसके बाद भी 6 महीने का वक्त बीत चुका है। कितने जगहों पर ये पीपी किट जाता होगा, इसी तरह से डॉक्टर्स पहनते होंगे। पिछले साल हमने घटिया पीपी किट की कई कहानियां दिखाई थी कि पहनते ही यहाँ के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर गर्मी की वजह से, उल्टी की वजह से जो बेचारे 12-12, 10-10 घंटे इस पीपी किट में रहते हैं, कम से कम एक छोटी चीज हो कि उनको सुनिश्चित हो कि पीपी किट का एक अच्छे स्तर का पीपी किट उनको मिले, गुणवत्ता अच्छी हो। लेकिन यहाँ तो हो सकता है कि संक्रमित किट में वो काम कर रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से जो टेस्ट की किट है उसको बहुत ही गंदे तरीके से गंदी जगहों पर रखकर बनाया जा रहा था। तो अपने देश में अगर इस तरह से बातों को बहुत छोटे स्तर पर लिया जाता है, लेकिन आगे चलकर यही बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं। निधि जी, और एक और अनुराग, इससे सवाल ये भी जहन में आता है कि अगर ये अन्य जिलों से आकर ये फैक्ट्री इनको धो रही थी, तो ये अकेले एक फैक्ट्री और जो लोग ला रहे हैं इसमें एक चेन होगी जो ये काम कर रही होगी, तो ये अपने आप में जांच का इसका दायरा काफी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और सिर्फ यही फैक्ट्री क्यों, अगर राज्य में जहां जहां भी इस तरह के बायोडिस्पोजेबल और जो मेडिकल कचरा है उसको डिस्पोज किया जा रहा है, तो उसके मानकों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जिस पर है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कितने दिनों में जांच करेंगे, कितने दिनों में प्रतिवेदन देंगे और कितने दिनों में कार्रवाई होगी। लेकिन इस महामारी में आप देखिए कि एक के बाद एक नई चीजें, अगर आप देखिए कुछ दिनों पहले सिर्फ कोरोना से लोग परेशान थे, आज की तारीख में काली फंगस, ब्लैक फंगस है, पीला फंगस है, सफेद फंगस है, जाने क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन की नली में गंदगी हो उसकी वजह से हो जाता है। तो जहां हर तरह से हमको एहतियात बरतना है, आपने ठीक कहा कि एक लंबी चेन होगी जहां से ये मेडिकल वेस्ट यहाँ आता होगा और यहाँ से सफाई करके जाता होगा। तो किन किन लोगों का इसमें जो एक तरह से कह लें कि भ्रष्टाचार की जो पूरी चेन है, इसमें कौन कौन से लोग थे, कहां कहां गया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एसडीएम साहब की तरह आराम आराम से नहीं, ये बहुत जल्दी जांच कर और पूरे खेल का पर्दाफाश करने की जरूरत है, खास करके आज के वक्त में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस पर तत्पर कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य नहीं है, तमाम राज्यों में ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि अभी दिल्ली से भी खबर आई है। इधर दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने 848 किलो तक के इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को गोडाउन से बरामद किया है। और ये ग्लव्स इनको धोकर फिर से इनको इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने यहां पर दबिश दी, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जाहिर तौर पर इस पे जांच भी होगी। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश पे खबर है, वैसे ही दिल्ली में भी खबर है। और ऐसे ही जो कोरोना के काल में मेडिकल वेस्ट को जो डिस्पोज का जो प्रोटोकॉल है, भले ही कायदे हों, लेकिन कौन उनको सुनता है, ये एक बहुत अहम है जिस पर अब तवज्जो देने की जरूरत है। उधर उत्तर प्रदेश से अब खबर है, बरेली में कल रंजीत नाम के एक युवक ने आरोप लगाया कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। इसका विरोध करने पर उन्होंने उसके हाथ पैर में कीलें ठोक दी। आज पुलिस ने दावा किया कि उस शख्स ने पुलिस को फंसाने के लिए अपने हाथ पैर पर कीलें लगा ली। बतौर गवाह एक कारखाने के मालिक को पेश किया, जिसका दावा है कि उसने ये कीलें ठोकी गई हैं। 2 कीले थी, एक कीले से लगाई और ऐसे करके रखा, बढ़िया करके ऐसे करके देख लिया, सही है ऐसे करके। पुलिस कस्टडी में रंजीत मीडिया के सामने अपने हाथ पैर में कील ठोकने का नाट्य रूपांतरण कर रहा है। पुलिस का कहना है कि रंजीत पहले एक जरी कारखाने में काम करता था। 24 तारीख को मास्क को लेकर पुलिस से झगड़ा होने के बाद उसके कारखाने में पनाह ली, वहीं कीलें ठोकी। नमाज पढ़ के जब लौटा तो इसके कीले इसके ठोको, तभी तुरंत मैंने फोन करके इसके घर पे फोन करा, आ जाओ, इसके घर वाले कोई नहीं आना चाहे। तभी जो बोला फोटो मेरा खींच के देखो कीलों का, मैं कहना बहुत हालत खराब है इसकी। तो मैंने फोटो इसका खींच के, ये पड़ुआ वाला था, तो मैंने इसके घर पे मैंने कहा देखो इसकी हालत खराब है, मेरे घर में बीवी बच्चे मेरे सब डर रहे हैं, इसने कीले ऐसी ठोकी हैं, सबकी बच्चे मेरे डर रहे हैं और ये इसको अभी ले जाओ तुम। रंजीत कल अपने हाथ पैर में ठुकी हुई कीलों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और उसने आरोप लगाया था कि मास्क ना पहनने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। जब उसने विरोध किया तो पुलिस ने उसे जोगी नवादा पुलिस चौकी ले जाकर कीलें ठोंक दी। वो 4-5 डंडे मारे, मैं सर क्यों मार रहे हैं, बोलते तेरे पास मास्क नहीं गाली बक के, तो मैं सर मैं जेब में लगा ले रहा हूँ, बोला आप लगाए निकाली बक के। फिर क्या हुआ, आपके कीले कितने ठोकी, क्या हुआ था? सर वो आगो पट्टी बांधी थी, तो उसका कीले को ठोकी। किसने चौकी के अंदर। बरेली के एसएसपी का कहना है कि इस जांच में रंजीत के पुलिस के ऊपर लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। ये पाया गया कि रंजीत ने खुद ही कीलें ठोकी हैं।
25 तारीख की रात को ये एक कारखाने में सोया और वहाँ पर इसने नशे की हालत में भी था और वहाँ पर इसने अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे अपने बाएं हाथ और पैर में कील ठोक दी। एक शेर है कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। लेकिन इस मामले में अभी पुलिस को क्लीन चिट दी है, मुंसिफ के पास मुकदमा पहुंचना बाकी है और आखिरी फैसला वहीं होगा। बरेली में रणदीप और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है वाराणसी से। बनारस में सिंधिया घाट से लेकर राजा घाट तक गंगा का पानी हरा हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जानकारों की माने तो ये चिंता की बात है। अजय सिंह की रिपोर्ट। ये बनारस के सिंधिया घाट के आसपास की गंगा है। आप इसके पानी पर गौर कीजिए, इसमें और किसी गंदे ठहरे पानी में कोई अंतर नहीं है। पानी हरा हो गया है इसलिए कि इसमें काई जम गई है। अब इतने गंदे और जहरीले पानी में कोई उतरने की हिम्मत कैसे करे। राधे कृष्ण रस्तोगी बीते 40 साल से गंगा स्नान के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों गंगा की ये दशा देखकर बेहद दुखी हैं। गंगा नदी में ऐसा काई तो हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं देखा है, जो काई आज जम रही है, जैसे वरुणा नदी में जम जाती है। राधे कृष्ण की तरह ही घाट के तीर्थ पुरोहित भी गंगा की इस दशा को देखकर बेहद चिंतित हैं। गंगा की स्थिति एक श्लोक है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। अन्य 400 कोस दूरी पे गंगा का नाम लीजिए, गंगा की हवा लग जाए, स्नान करने का फल होता है। लेकिन ये गंगा का हाल देखिए, ऐसा कभी देखा गया नहीं है। कई दशकों से गंगा प्रदूषण के लिए गंगा अनुसंधान प्रयोगशाला चला रहे संकट मोचन मंदिर के महंत इसका एक बड़ा कारण ललिता घाट के सामने गंगा के भीतर बन रहे प्लेटफॉर्म को मानते हैं, जिसने गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। कभी इधर कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। अभी जैसे आपके ललिता घाट पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और संजोग से वो रिवर बेड में घुस के बन रहा है, तो वो कायदे से देखिए तो नेचुरल जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। हमारे ख्याल से 30-35 मीटर उसकी चौड़ाई है गंगा जी के पार्ट के अंदर, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फ्लो भी इफेक्ट होगा। और ये जो अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये तो संभवतः वहाँ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जो कि सीवेज के माध्यम से गंगा जी में आते भी हैं, तो उसके वजह से एल्गल ग्रोथ के वजह से वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। गौरतलब बात यह है कि पहले 80 से लेकर ललिता घाट तक गंगा का पानी हरा नहीं था, उसके आगे के घाटों में ही हरा पानी दिख रहा है। हालांकि तेज हवा चलने के कारण अब बाकी के घाटों में भी पानी हरा नजर आने लगा है। गंगा तकरीबन 40 करोड़ लोगों की जीवन धारा है। पीने के पानी से लेकर खेती तक हम गंगा पर निर्भर हैं। गंगा मोक्षदायिनी भी है, यानी मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए भी हमें गंगा चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि कैसी गंगा, साफ सुथरी या फिर इस तरह जिसका पानी हरा हो गया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना मरीजों को पैसा उनसे लेकर बेड अलॉट करने के मामले में कर्नाटक में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि वो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी से जुड़ा है। यानी कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बाबू मुनिराज को क्राइम ब्रांच ने बेड स्कैम के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये वो शख्स है जो बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के साथ बीबीएमपी कोविड वॉर रूम में गया था। ऐसे में अब कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के साथ साथ उन सब पर सवाल उठा रही है जिन्होंने बेड घोटाले को लेकर वॉर रूम में हंगामा खड़ा किया था। सिर्फ सतीश रेड्डी ही नहीं बल्कि सांसद तेजस्वी सूर्या और उनका पूरा ग्रुप सबने यही कहा था कि हम एक स्कैम को उजागर करने जा रहे हैं
और उन्होंने किया है। यानी बीजेपी सरकार ने ये स्कैंडल किया है, ये लोग सभी उसके हिस्से हैं। ये पूरा बेड स्कैम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। बहुत साफ है, सांसद और उनके साथियों का इसमें हाथ है। दरअसल हाल ही में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, विधायक सतीश रेड्डी के अलावा 2 और विधायकों के साथ दक्षिण बेंगलुरु के कोविड वॉर रूम में और हंगामा किया कि वहां हुई 212 नियुक्तियों में 17 मुसलमानों को नौकरी क्यों दी गई। ताहिर अली खान, सादिक पाशा, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान हुरीफ, जमीर पाशा, जबीउल्लाह खान। इसके बाद सियासत गरमा गई। कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी के साथ मुस्लिम कर्मचारी धरने पर बैठ गए। अब कांग्रेस इन्हीं बीजेपी विधायकों और सांसद पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी आरोपी बाबू को पहचानने से भी अब इनकार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाया गया है। मैं किसी बाबू को नहीं जानता हूं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं। कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरा आदमी नहीं है। अगर ये मेरा आदमी है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेवजह मुझे इस मामले में ना खींचा जाए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और महानगर पालिका में भी बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का दांव फिलहाल उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सवाल बीजेपी पर ही अब उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बड़े पैमाने पर यहाँ बेड घोटाला हुआ है, क्योंकि महानगर पालिका की तकरीबन 10,000 के आसपास शहर में बेड्स हैं, जिनमें से 1,000 से 1,200 के आसपास हर रोज खाली होती है, लेकिन आपको पोर्टल पे एक भी बेड खाली नहीं मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब लॉकडाउन का असर है, समाज के कई तबकों को पड़ा है, काम बंद हो गया है, इसलिए खाने पीने की मुश्किल है। तो आपको बता दें, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो जीटी रोड की सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए हर दिन खाने का इंतजाम किया। जीबी रोड के सेक्स वर्कर्स के लिए खाकी ने पका हुआ खाना, साथ ही कच्चा राशन भी उनके घरों तक पहुंचाया। वहीं उनके बच्चे भी जो पास में नहीं हैं उनको एनजीओ से उनकी मदद करवाई। ये कतार देह व्यापार करने वाली महिलाओं की है। लॉकडाउन में जब इन सब के सामने भूख का संकट आया तो दिल्ली पुलिस संकट मोचक बनी। थाना कमला नगर मार्केट की महिला पुलिस चौकी के सामने रोजाना इसी तरह से खाना परोसा जाने लगा। इस टाइम तो दिक्कत तो सबको बहुत है जी, और क्या करें। और राशन का वो थोड़ा जुगाड़ हो जा रहा, और है ना पैसों के लिए, हाथ के खर्चों के लिए बड़ी दिक्कत तो अभी भी हो रही है। और एसएचओ साहब भी थोड़ा मदद कर रहे हैं, हमारे को राशन दे रहे और खाने का भी मदद कर रहे हैं हमारे चौकी से। कमला मार्केट एसएचओ साहब को धन्यवाद, उन्होंने पका हुआ राशन बांट रहे, चौकी करने जाके सारे ला ले रहे, खा रहे आराम से। इतना ही नहीं, आसपास के गरीब लोग भी इस लाइन में शामिल होने लगे। देह व्यापार में शामिल महिलाओं की तबीयत खराब होने पर भी इलाज का इंतजाम पुलिस ही करती है। किसी को कच्चा राशन तो किसी को पका खाना, सब खाकी वर्दी वाले कर रहे हैं। राशन पानी खाना सब मिल जा रहा, कोई भूखे नहीं सो रहे। मैं स्टाफ तो खिला रहे पिला रहे, बहुत देर से खाना खिला रहे, हमारे कोई भूखे नहीं है। राशन बावजूद देने के बाद भी जैसे खाना दोनों टाइम का एक साथ खाना दे देते हैं और सूखा राशन भी दिलवाते हैं। और फिर भी वो ये लोग पूछते हैं आपको किसी ज़रूरत हो तो हमको बोलो, हम आगे तक आपके लिए मदद करेंगे। लॉकडाउन के दौरान यौन कर्मियों के बच्चे फिलहाल उनके पास नहीं बल्कि 24 घंटे नजदीकी एसपीआईडी एनजीओ में रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, वहीं सोते हैं। बच्चे इधर ही रहते हैं, बच्चों के लिए खाना पीना, पढ़ाई का, आजकल स्कूल की पढ़ाई नहीं भी है, लेकिन हमारे एसपीआईडी के वॉलंटियर्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जैसा मैथ्स का क्लास, इंग्लिश का क्लास, साइंस का। दौर संकट का है तो संकट मोचक भी, साथ साथ मिलकर लड़ेंगे, भागीदारी रखेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे महाराष्ट्र से खबर है। यहाँ पर माथेरन में बड़े पर्यटन के कारण जो घोड़े हैं और उनके मालिकों की मदद के लिए 12 और 15 साल की 2 बहनों ने शुरू की है मुहिम।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष उदय कोटक ने कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के अर्थव्यवस्था पर बढ़ते असर से निपटने के लिए सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। छोटे लघु उद्योगों के साथ साथ व्यापारी भी सरकार से उन्हें संकट से उबारने की अपील कर रहे हैं। देखिए बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से ग्राउंड रिपोर्ट। We should be considering between 0.5 to 1% of GDP. GDP on a nominal basis of India is around 200 lakh crores. So I would say between 1 to 2 lakh crores. CII के अध्यक्ष उदय कोटक की चिंता का असली अर्थ छोटी फैक्ट्रियों में जाकर दिखता है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स कंपनी में ऑटोमेटिक गेट, दरवाजे जैसे हाई एंड ऑटोमेटिक सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं। फैक्ट्री मालिक संजीव सचदेव कहते हैं, लॉकडाउन की वजह से डिमांड घट गई है और सप्लाई लाइन फिर कमजोर पड़ गई है। देखिए, लॉकडाउन पूरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ा है, क्योंकि मार्केट बंद है, सारी मार्केट बंद है, लोहा मंडी बंद है, मार्केट में कोई सामान नहीं मिल रहा। तो आप छोटे छोटे सामान के लिए अब एक इंडस्ट्री को हर वक्त कुछ ना कुछ सामान चाहिए, बेयरिंग चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, वायर चाहिए, वेल्डिंग का सामान चाहिए। अब मार्केट अगर बंद है तो आपके पास कितने रिजर्व हैं कि आप एक महीना घर बैठकर उन चीज़ों से चला सकें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट सप्लाई चेन तो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है, बहुत बुरी तरीके। संजीव सचदेव ने एनडीटीवी से कहा, मौजूदा संकट से छोटे और लघु उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को समय और देना चाहिए, लैंडिंग बढ़ानी चाहिए, लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए और अपने जीडीपी का कुछ परसेंटेज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे पहले कैटेगराइज करके कि किन लोगों के लिए जिन्हें मरने की नौबत है उनको कैसे संभालना है, फिर मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे संभालना है, क्योंकि इन्हीं को आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आगे भी पड़ेगी। राहत की मांग व्यापारी भी कर रहे हैं, जिनका कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ा हुआ है। छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार बहुत ज्यादा संकट के अंदर है। अब टाइम है कि केंद्र की सरकार को और आरबीआई को सामने आकर कोई पैकेज का ऐलान बहुत जल्दी करना चाहिए, नहीं तो व्यापारी, छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा। उदय कोटक की सलाह है कि संकट से निपटने के लिए जरूरत हो तो आरबीआई नए नोट भी छापे। कोरोना की दूसरी लहर का साया भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्यों में कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उद्योग जगत और व्यापारियों की तरफ से उठ रही इन मांगों से भारत सरकार आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के करीब एक छोटा सा हिल स्टेशन है माथेरान। यहाँ आने जाने का इकलौता जरिया घोड़े ही हैं। कोविड से पहले ये कई मुंबईकरों के लिए लगभग हर वीकेंड का ठिकाना रहा। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है, जो महीनों से अब बंद है। अब तो घोड़ों को जिंदा रखना भी एक चुनौती है। ऐसे में मुंबई की दो छोटी बहनें माथेरान के घोड़ों और उनके मालिकों को बचाने की मुहिम में जुट गई हैं। मुंबई शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है माथेरान। देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन भी कहलाता है। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ के प्रवासी वाहन सिर्फ घोड़े हैं। 50% परिवार इन घोड़ों पर ही निर्भर है। कोविड ने माथेरान की आमदनी महीनों से बंद कर रखी है। अपने घोड़ों को जिंदा रखना इनके मालिकों के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा काम करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो उसकी वजह से तो पूरी आमदनी खत्म हो गई है। क्योंकि माथेरान का व्हीकल जैसा ही प्रवासी वाहन जो है वो घोड़ा ही है। समझो रिक्शा खड़े रही तो उसको खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारे घोड़े को हर रोज 250 रुपए का खाना लगता है। माथेरान के घोड़ों और इनके मालिकों की तकलीफ देख मुंबई की दो बहनों 15 साल की रिदा और 12 साल की दानिया ने सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग शुरू की
और 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। बहनों द्वारा राशन और चारे जैसी तमाम मदद माथेरान पहुंचाई जा रही है। माथेरान की घोड़ों की पीड़ा के बारे में मुझे जानकारी स्कूल से मिली। मेरी प्रिंसिपल मिसेस सुनीता जॉर्ज मैम और मेरी क्लास टीचर मिसेस बेवली डिसिल्वा ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसके बारे में बात करता था। मैं और मेरी बहन ने ये जब पढ़ा हम बहुत प्रभावित हुए और हमने ये क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। हमने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेज सेंड किए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @bukomaniacal के माध्यम से भी लोगों से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की। हमने कुछ दूसरे एनजीओ जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनसे भी संपर्क किया। हमें लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही दिनों में हम 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। रिदा और तानिया को इस कॉज के लिए बहुत सपोर्ट मिला। फ्रेंड्स और फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, पर हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों ने उनको इस कॉज के लिए सपोर्ट किया जो कि हमें जानते तक नहीं थे। रिदा खान, नीदा खान 15 साल और 12 साल की ये लड़कियां, बच्चे लोग जो दोनों स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किए। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और आज हम लोग यहाँ आए हैं माथेरान में और 240 घोड़े लोग के लिए हम लोग ने चारा दिए और इसके साथ में भी यहाँ हम लोग रेशन किट्स लेके आए कि यहाँ के उनके जो केयरटेकर फैमिली है उनको ये हम लोग अभी किट्स देने वाले इधर। इस छोटे से हिल स्टेशन में इन छोटी बहनों की मदद बड़ी राहत बनकर पहुंची है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि कोरोना के टीके के बाद कुछ लोगों को दिक्कत आती है। इस परेशानी को AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पर AEFI दर्ज करवाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आम आदमी टीके के बाद आई परेशानी भला कैसे और कहां दर्ज करवाए। हमारे डेटा में एक कमी है और वो कमी यह है कि ज़्यादातर AEFI पहले 3 या 4 दिन के ही रिपोर्ट होते हैं, लेकिन AEFI 28 दिन तक कभी भी हो सकता है। तो वो उस कमी को भी सुधारे जाने का प्रयास कर दिया है। ज़मीनी तौर पे लोगों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि जिसको भी वैक्सीन मिले वो उनको प्रोत्साहित करे कि भाई अगले 4 हफ्ते तक अगर कोई समस्या हो तो वो उसको रिपोर्ट करें। टीके लेने के बाद आई दिक्कत के डेटा में कमी की बात तो मानी जा रही है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको दर्ज करवाने को लेकर जारी नंबर काम नहीं कर रहे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे 2 नंबर हैं, एक हेल्पलाइन नंबर, दूसरा टोल फ्री नंबर। अगर नंबर मैं बताऊं तो 01123978046 और 1075। इस पे अगर आप AEFI रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं तो ये नंबर बार बार कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। अब तक करीब 25,000 AEFI रिपोर्ट हुए हैं। देश में करीब 684 जिलों से ये शिकायत मिली है। इसमें 95% हल्के और करीब 5% गंभीर मामले हैं। यही नहीं, 0.61% लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखी गई है। क्लॉटिंग के सभी मामले कोविशील्ड टीका लेने के बाद दर्ज हुए हैं। सोशल मीडिया AEFI दर्ज करवाने को लेकर आ रही परेशानी से भरा पड़ा है। एशियन एज की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय कवर करने वाली साथी पत्रकार को भी अपने बच्चे को लेकर इस परेशानी से दो चार होना पड़ा। कड़ी मशक्कत और पहुंच के बाद AEFI रिपोर्ट करने में कामयाबी मिली। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, सेरम इंस्टीट्यूट को, ICMR को टैग करके बोला कि मैं कहाँ रिपोर्ट करूँ, क्योंकि जितने हेल्पलाइन नंबर्स थे 1075, 191 जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने भी नंबर्स दिए थे वो सारे नंबर्स नॉन फंक्शनल। मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद इत्तेफाकन, और ये 2-3 दिन से मैं संघर्ष करती रही, तब तक इत्तेफाकन हेल्थ मिनिस्ट्री का कुछ आंकड़े आते हैं, किसी 26 लोगों को अक्यूट एडवर्स रिएक्शन ऑफ वैक्सीन हुआ और कुछ आंकड़े दिए कि इसकी वैक्सीनेशन की एडवर्स रिएक्शन इतनी हाई नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के जो जर्नलिस्ट की
व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने गुस्से में लिखा कि ये झूठे आंकड़े। जब सिस्टम और सरकार ही सुस्त हो तो भला सुनवाई कहाँ हो। ये नंबर का खेल है। जब नंबर ही नहीं लगेगा तो सही नंबर की कल्पना बेमानी और अधूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई की परीक्षा को लेकर 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन देश भर के लाखों छात्रों को अभी नहीं पता है कि परीक्षा कब और कैसे होगी। हालांकि सीबीएसई ने 15 जुलाई से परीक्षा करवाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सब बैठक कर चुके हैं। 32 राज्यों के सुझाव आ चुके हैं, लेकिन सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर माथापच्ची अब भी जारी है। 1 जून तक परीक्षा की तारीख पर घोषणा भी करनी है। अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा कराने और सितंबर में नतीजे का सुझाव दिया है। परीक्षा से कम 15 दिन पहले घोषणा होनी चाहिए। प्रमुख विषय की ही परीक्षा कराई जाए, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। 32 राज्यों और केंद्र शासित में से 29 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा, अंडमान परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं हैं। उधर कई राज्य परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। वो सीबीएसई की तारीख के आधार पर राज्य बोर्ड की भी परीक्षा करवाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी की बात को सुना है और हर राज्य ने अपनी अपनी बात को कहा है। और 2-3 राज्य ऐसे भी बीच में रहे जिन राज्यों ने कहा कि 0 सेशन किया जाए, कि पेपर करवाए ही ना, तो बच्चों को वैसे ही असेसमेंट के आधार पर ही पास किया जाए, लेकिन ऐसा कम राज्यों ने कहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, बहुत सीनियर लोग बैठे थे, तो निश्चित रूप से वो जो भी फैसला लेंगे तो अच्छा लेंगे, बैलेंस्ड लेंगे, जो पूरे देश के और छात्रों के हित में होगा और कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव की दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों ने 12वीं के राज्य बोर्ड के परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य वैक्सीनेशन के बाद परीक्षा करवाने का सुझाव दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में सीबीएसई के लिए 12वीं की परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मामले पर बैठक कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर राज्य इस बात को लेकर सहमत हैं कि इस बार की 12वीं की परीक्षा छोटी और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर करवाई जाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार पड़ती अब दिख रही है। खासकर प्रमोशन में आरक्षण को रद्द किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउते ने आरोप लगाया है कि बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए सरकार एक तरफा फैसला ले रही है। दूसरी तरफ एनसीपी ने कांग्रेस के नेताओं पर 2 तरफा बात करने का आरोप लगाया है। उस पर अधिक जानकारी के लिए सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद है। सुनील, ये वाकई में मसला बहुत पेचीदा और गंभीर भी है, वहां के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्या असर है और खासकर सरकार पर इसका? डेफिनेटली 2 मुद्दे हैं। एक है मराठा आरक्षण का, जो कि सरकार की गले की फांस बना हुआ है, और दूसरा है प्रमोशन में आरक्षण का, जो कई सालों से चला आ रहा था, जिससे कि 7 मई को GR निकालकर महाराष्ट्र की सरकार ने रद्द कर दिया। अब उसको लेकर कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये बिना उनसे बात किए ये फैसला एक तरफा ले लिया सरकार ने, जबकि जो कांग्रेस है वो दलितों और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के प्रति जो है कि वो सचेत है और वो ऐसा होने नहीं देगी और इसके लिए वो आवाज उठाएगी। जबकि एनसीपी का कहना है कि खुद नितिन राउत जो कि बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने ही सरकार के पास ज्यादा इसकी प्रस्तुत किया और ये कहा कि इसको हटा देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत से लोगों का जो प्रमोशन है वो बाधित हुआ है। तो अब इस तरह की बात क्यों कर रही है, और अगर उन्हें आवाज उठानी भी है तो मंत्रिमंडल में उठानी चाहिए या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी में उठानी चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार बनी थी तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी, तो हर निर्णय जो है वो होना चाहिए जो दलितों के, अनुसूचित और माइनॉरिटी के हक में होना चाहिए और बातचीत करके होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहरहाल मंत्रिमंडल में उन्होंने मुद्दा उठाया जरूर, लेकिन बहुत गंभीरता से लिया नहीं गया। ये जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जानकारी अब मिल रही है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने इसके लिए समय दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। यानी कि कहीं न कहीं कांग्रेस की जो दबाव की रणनीति थी थोड़ा बहुत कारगर साबित होती दिख रही है, थोड़ा कहीं बात कहीं बनेगी, लेकिन ये फैसला फिर से वापस होगा ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। जिससे ये बात जरूर उभर कर आ रही है कि कांग्रेस जो है
इस महाविकास आघाड़ी सरकार में भले ही एक घटक है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं के बराबर है। कहीं न कहीं हमेशा शिवसेना या फिर एनसीपी ही पूरे राज्य में, सरकार में हावी होती नजर आ रही है। तो गाये बगाए कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करके अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बात जानकारों को कहना है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है। और सरकार की बात करें हम तो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तो बहुत कुछ सही नहीं है। बिल्कुल सुनील, जो आप ये बात हमें समझा रहे हैं बहुत ठीक है, लेकिन जो ये कयास लग रहे हैं कि सरकार में अब सब कुछ ठीक नहीं है, ये सिर्फ खींचतान तक सीमित है या कुछ और भी गंभीर हो सकता है मामला? लेकिन अभी जो मैंने बात की है, चाहे कांग्रेस के नेता हों या फिर एनसीपी और दूसरों को, तो ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि बयानबाजी और खींचतान तक ही इसका बहुत असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब खुद नितिन राउत ने सवाल किया कि अगर आपको चुनना पड़ा कि आप दलितों और अनुसूचित जनजाति के अधिकार के लिए लड़ना ज्यादा बेहतर चीज समझेंगे या फिर सरकार को चुनेंगे, तो बात टाल गए और बात यहाँ तक आ गई कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जरूर मुख्यमंत्री इस पर कुछ उचित निर्णय लेंगे। और दोपहर में एक मीटिंग भी हुई कांग्रेस की, तब ये बताया गया कि कांग्रेस जो है इसके लिए प्रयास करेगी। पहले ये था कि कांग्रेस इसके लिए दबाव देगी, लेकिन अब शब्द आ गया है कि प्रयास करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर ये बात सिर्फ बयानबाजी तक है और ये उस मुद्दे तक ही है। सरकार के संकट की अगर बात करें, आखिरी सरकार संकट में है, तो ऐसा अभी कुछ वाकई में गंभीर नहीं दिखाई देता। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह। और इसी खबर के साथ फिलहाल देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।